लाइब्रेरी, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? धूल भरी किताबें या एकदम खामोशी? आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर जवाब हमारी उंगलियों पर है, सवाल ये उठता है कि आखिर लाइब्रेरी की ज़रूरत ही क्या है? आइए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार बात से। गैरल्ट जॉनसन ने कहा था, दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता पब्लिक लाइब्रेरी से होके गुजरता है। जरा सोचिए, लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, दुनिया के महान विचारों की तरफ खुलने वाला दरवाजा। तो फिर सवाल वही है, इस डिजिटल युग में जहां गूगल सब कुछ बता देता है, तो फिर लाइब्रेरी किस लिए? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइब्रेरी सिर्फ ईंट पत्थर की कोई बिल्डिंग नहीं होती। ये तो समाज का एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। असल में लाइब्रेरी किसी भी समाज की धड़कन की तरह होती है। ये सिर्फ समाज को दिखाती ही नहीं, बल्कि उसे बनाती भी है, उसे आकार देती है। सोचिए, ये वो जगह है जहां समाज के हर तबके के लोग एक साथ आते हैं, कुछ नया सीखते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहीं पर तो सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक मूल्य पनपते हैं। और यूनेस्को की ये बात तो बिल्कुल सटीक है। लाइब्रेरी कोई शांत सोई हुई जगह नहीं है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। नहीं, ये तो एक जागृत शक्ति है, एक ऐसी जिंदा ताकत जो पूरे समाज को एजुकेट करने का दम रखती है, उसे आगे बढ़ाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइब्रेरियां जागृत शक्ति बनती कैसे हैं, ये काम कैसे करती हैं? इसे समझने के लिए हमें इनकी अलग-अलग भूमिकाओं को जानना होगा। देखिए, हर लाइब्रेरी एक जैसी नहीं होती। एक होती है पब्लिक लाइब्रेरी, जो हम सबके लिए है, पूरे समुदाय के लिए। फिर आती हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज, जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की मदद करती हैं। और हाँ, स्पेशल लाइब्रेरीज भी होती हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में या किसी बड़ी कंपनी के अंदर, जो किसी बहुत ही खास मकसद के लिए काम करती। इसे ऐसे समझिए, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, जो हम स्कूल कॉलेजों में लेते हैं, जिसका एक तय सिलेबस होता है। इसे सपोर्ट करती हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। लेकिन सीखने का सिलसिला तो जिंदगी भर चलता है ना? इसी को कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इस जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई में हमारा सबसे बड़ा साथी कौन होता है? जी हाँ, पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये तो हुई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट की बात। पर भारत में क्या हो रहा है? भारत भी इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है, और उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ये एक ऐसी पहल है जो भारत की लाइब्रेरियों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। ये मिशन 2012 में शुरू किया गया था, और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। भारत की पब्लिक लाइब्रेरियों का आधुनिकीकरण करना, उन्हें मॉडर्न बनाना और डिजिटली एक दूसरे से जोड़ना। तो ये मिशन काम कैसे करता है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी बनाना, यानी सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल हो। दूसरा, जो मौजूदा लाइब्रेरियां हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। तीसरा, सर्वे करके लोगों से फीडबैक लेना कि उन्हें क्या चाहिए। और चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की स्किल को बढ़ाना, उन्हें नई ट्रेनिंग देना। तो इस एनएमएल का महत्व क्या है? ये सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है, ये नॉलेज गैप को कम करने के बारे में है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के बारे में है, ये एजुकेशन को सपोर्ट करने और देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के बारे में है। यानी इसका असर बहुत बड़ा है। लेकिन कोई भी लाइब्रेरी या मिशन हवा में तो काम नहीं करता है ना, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 सुनहरे सूत्रों की, जो दुनिया की हर लाइब्रेरी की नींव हैं। और ये सूत्र हमें किसी और ने नहीं, बल्कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिए हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये नियम इतने साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी इस डिजिटल युग में भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला सूत्र, बुक्स आर फॉर यूज, यानी किताबें इस्तेमाल के लिए हैं। सुनने में ये बहुत आम बात लगती है, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी सोच थी। इसका मतलब था कि किताबों को सिर्फ सजाकर ताले में बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने, इस्तेमाल करने और ज्ञान को फैलाने के लिए होना चाहिए। दूसरा सूत्र, एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी हर पढ़ने वाले को उसकी पसंद की किताब मिलनी चाहिए।
इसका मतलब है कि लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें होनी चाहिए। किसी को साइंस फिक्शन पसंद है, किसी को इतिहास, तो किसी को कुकिंग। लाइब्रेरी को सबका ख्याल रखना है। तीसरा सूत्र, एवरी बुक इट्स रीडर। ये दूसरे नियम का ही दूसरा पहलू है, यानी लाइब्रेरी में रखी हर किताब का कोई न कोई पढ़ने वाला जरूर होता है। बस लाइब्रेरी का काम है उस किताब को उसके सही रीडर तक पहुंचाना। चौथा सूत्र, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पढ़ने वाले का समय बचाओ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो ये नियम और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब लाइब्रेरी इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि किसी को भी अपनी मनपसंद किताब या जानकारी ढूंढने में जरा भी वक्त न लगे। और अब आता है पांचवा और शायद सबसे गहरा सूत्र, एक ऐसा नियम जो लाइब्रेरी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। और यही सूत्र हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। पांचवा सूत्र है, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ, एक जीवित तंत्र है। ये कोई बेजान संगठन नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह जो लगातार बढ़ता है, जिसमें नई शाखाएं, नई पत्तियां आती हैं, जो वक्त के साथ खुद को बदलता है। लाइब्रेरी को भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। तो अगर लाइब्रेरी एक बढ़ते हुए जीव की तरह है, तो सवाल उठता है कि भविष्य में इसका रूप कैसा होगा। ये हमें सीधे ज्ञान के भविष्य के सवाल पर ले आता है। और देखिए, यही डॉक्टर रंगनाथन की दूरदर्शिता है। उनके बनाए सूत्र आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। माध्यम बदल रहे हैं। पहले अलमारियों में किताबें थीं, आज डिजिटल नेटवर्क हैं, स्क्रीन्स हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है, ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाना। तो इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। सवाल यह है, अगर लाइब्रेरी वाकई में एक बढ़ता हुआ जीवित तंत्र है, तो इसका अगला विकास क्या होगा? ये किस नए रूप में हमारे सामने आएगी? शायद इसका जवाब हम सब मिलके लिखेंगे।